दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक के अंदर आज अपर सर्किट लग गया। और ये अपर सर्किट इसलिए लगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉक डील हुई है। करोड़ों शेयर की ब्लॉक डील हुई है। किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़बरदस्त मात्रा में यहाँ पे शेयर खरीदे और किसी ने अपने शेयर बेचे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको इस शेयर से बाहर निकलना है क्योंकि उस कैटेगरी में अभी ये स्टॉक नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जिनको रिलायंस के साथ में ये शेयर बोनस के रूप में मिले, उनको अब उन शेयरों से बाहर निकलना होगा। लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, वो यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। और जैसे कि इसका बिजनेस मॉडल हमारे सामने आ चुका है, एजीएम के दौरान जो अनाउंसमेंट हुई है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले समय में फाइनेंशियल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी बनेगी जियो फाइनेंशियल सर्विस, और इसकी शेयर की प्राइस कई गुना बढ़ सकती है और इसी माहौल इससे बनने लगा है पॉजिटिव। तो क्या इस समय में खरीदारी कर लेनी चाहिए? क्या वाकई में यह एक लंबी रेस का घोड़ा है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मुकेश अंबानी का क्या कहना है कंपनी को लेकर, उसको भी समझेंगे, और ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है इस शेयर को लेकर। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 65,075 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, जहां पे 79 पॉइंट की मामूली सी तेजी थी, यानी 0.12% तेजी के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। तो बाजार में इस समय देखें तो बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है क्योंकि एफआई इस समय बाजार में खरीदारी नहीं कर रही है और इस वजह से बाजार में तेजी बन नहीं पा रही है। अब मिड कैप में और स्मॉल कैप में तो तेजी है, लेकिन इंडेक्स बेस्ड स्टॉक के अंदर तेजी नहीं हो पा रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 212 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल 211 के आसपास थी। इंट्राडे में 221 का हाई बना, यानी 5% का अपर सर्किट का, लेकिन इसके बीच में 207 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और उसके पीछे वजह है कि जिस तरह से बड़े फंड हाउस की बिकवाली और खरीदारी हुई, इस स्टॉक में भी हमें अपडाउन देखने को मिला। और अंत में क्लोजिंग तो 221.70 पर ही रही है, 5% के अपर सर्किट के साथ में। तो जो गिरावट थी वो थम चुकी है, स्टॉक फिर से एक नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आज 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो जब से शेयर लिस्ट हुआ उसके बाद ये पहली बार आज बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, करीब 12 करोड़ का वॉल्यूम। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 22 अगस्त को स्टॉक 236 के आसपास आ गया था, 5% के लोअर सर्किट के साथ में। तो आप देख सकते हो कि उस दिन लोअर सर्किट लगा डायरेक्ट लिस्ट के बाद। 23 अगस्त की बात करें, स्टॉक में फिर से लोअर सर्किट लगा और स्टॉक 224 के आसपास क्लोजिंग दी, 5% के लोअर सर्किट के साथ। 24 अगस्त की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 213 पर ही 5% का लोअर सर्किट लगा, यानी 3 दिन में ही 15% की भारी गिरावट हुई। अब 25 अगस्त की बात करें, स्टॉक 214 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी, यानी पहली बार स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। 28 अगस्त की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 211 के आसपास रही, जहाँ पे 1.6% की वापस गिरावट हुई। लेकिन आज स्टॉक ने अपर सर्किट दिखा दिया, जो काफ़ी अच्छी और शानदार बात है। वैसे देख सकते हो कि 202 का इसका लो बना हुआ इंट्राडे का, और जो हाई है वो 262 का है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और फिर से स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मुकेश अंबानी ने एजीएम के दौरान कहा है कि जो रिलायंस के जो शेयर होल्डर है, जिन्होंने भरोसा किया और रिलायंस कंपनी पे और काफ़ी समय से वो शेयर खरीद के रखे, उन्होंने उनको एक मिनी बोनस के रूप में ये जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर मिले। एक शेयर के ऊपर आप देखते हो एक शेयर बोनस दिया है, तो ये एक बोनस है। अब आप समझ सकते हो ये उनको बेनिफिट दिया गया है, तो इसको मिनी बोनस कहा है मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस अब उस सेक्टर में एंट्री करेंगे जहां पे अब तक जो फाइनेंशियल सर्विस मिल नहीं पाई। यानी देखें तो जो रूरल एरिया है, विलेज का जो एरिया है, सेमी रूरल एरिया है, ऐसे एरिया में अब देखें तो जहां तक लोग अभी तक इस सेक्टर से दूर थे, यानी जो इंश्योरेंस के सेक्टर में नहीं आए थे, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, उन सब को अब टारगेट करेंगे। और हमारा ये जो विज़न है कि उन तक भी वो सारी सर्विस पहुंचाना, यानी एक नया कस्टमर बेस खड़ा करेगी इस समय जेएफएस। और आप ये समझ सकते हो ये बहुत बड़ा विज़न है इनका। तो यहाँ पे 3 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विस दूसरी कंपनियों से हटके और उनसे आगे निकल भी सकती है आने वाले समय में। तो जो पहला इनका विज़न है डिजिटल फर्स्ट, इसके दम पे अगर आप देखें तो ये अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अब फाइनेंशियल सर्विस का जो बिजनेस है इसको बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ती है, और रिलायंस
की कंपनी ने इन्होंने देखे तो जियो को यहाँ पे बिजनेस को मर्जर करने के बाद 1.2 लाख करोड़ का इनका एक बड़ा आप देखो मार्केट कैपिटल हो गया। ऐसे में ये कंपनी उन सारी मुसीबतों से बाहर निकल सकती है जो इस सेक्टर को मुसीबतें आती है जब फंड कम होता है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट कैप के साथ कंपनी मार्केट में आई है। ऐसे में ये अब उस मार्केट कैप को कैप्चर कर सकते हैं जहाँ पे उनको भी ज़रूरत है। आपने देखा ही होगा इनकी रणनीति अलग है। जियो जब मार्केट में आई थी तो उन्होंने दूसरी कंपनियों का पूरा मार्केट शेयर छीन लिया, जैसे कि वोडाफोन आइडिया को तो पूरी तरह से देखे तो कंगाली कर दिया। वो तो जो रैंक में दूसरे नंबर पे थे वो अब जीरो पे चले गए। एक तरह से उनका सारा मार्केट की जो शेयर था वो अब जियो के पास चला गया और नंबर 1 पोजीशन पे आए। तो ऐसे ही आने वाले समय फाइनेंशियल सेक्टर में भी नंबर 1 पोजीशन पे आ सकते हैं। तीसरी इनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जेएफएस के लिए, वो है केवी कामत, फाइनेंशियल सेक्टर वेटरन है जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक और ब्रिक्स बैंक में सेवाएं दी। उनके पास वो अनुभव है, उसका फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा और वो इस तेज़ी से इसको आगे लेके जा सकते हैं। उनके पास वो अनुभव भी है और जिस तरह से डिजिटल क्रांति के दम पे ये समझ ये कंपनी को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने सपना देखा है मुकेश अंबानी ने, वो वाकई में पूरा हो सकता है। मुकेश अंबानी का जो प्लान है कि आने वाले समय 1.42 लाख बिलियन इंडियंस तक ये सारी सेवाएं पहुंचाना, उनके लिए सिंपल अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड करना और आज तक जिन्होंने सेवाएं नहीं ली उनको भी उस दायरे में लाना, क्योंकि उनके लिए उस हिसाब से सारी सर्विस प्रोवाइड करना। काफ़ी जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, जिनके लिए जो कस्टमर बेस है वो ऐसे सिंपल कस्टमर बेस उनको नहीं मिल पाता है। देखो ज़्यादा करके जो मिडिल क्लास को ही टारगेट करते हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास से नीचे भी बहुत बड़ा क्लास है, उसको टारगेट किया जाएगा जेएफएस की तरफ से और ऐसे में आने वाले समय इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। अब इस मौके पर देखो तो केवी कामत ने भी कहा है कि जेएफएसएल आने वाले समय इंडिया स्टोरी लिखेगा और इंडिया की स्टोरी अगर तो डिजिटल फर्स्ट की स्टोरी है, जो किस तरह से इसको पूरा आगे करना है हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे आगे। वैसे देख सकते हो कि यहाँ पे एसएमसी ग्लोबल के हिसाब से देखें तो जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है सौरभ जैन, उनके हिसाब से जेएफएस की फेयर प्राइस 150 से 160 होनी चाहिए। उनके हिसाब से स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी और जो मार्केट कैप है इसका डीमर्जर के वक्त वो 1.10 लाख करोड़ के आसपास रह रहा है। तो इस हिसाब से उनके हिसाब से प्राइस थोड़ी नीचे आएगी और आप समझ सकते हो कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। जिस तरह से बिजनेस का ऐलान हुआ है और जिस तरह से एजीएम के दौरान बहुत सारे नए बिजनेस में एंट्री की संभावना बनी है फाइनेंशियल सेक्टर के इस बिजनेस में आप देखें तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड, इसके अलावा इन्होंने देखे तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के अलावा इन्होंने बहुत सारी डिजिटल सेवाएं शुरू करने की अनाउंसमेंट की है ग्लोबल पार्टनर के साथ में। ये इन्होंने जिस तरह से एक हाथ मिला है जिसमें ब्लैक रॉक शामिल है, उनके साथ मिलकर एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाएंगे और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें साबित करी कि स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा और इसका जो टारगेट है आने वाले समय निकट भविष्य का वो 2000 आराम से हो सकता है। तो बिल्कुल अगर 5 से 10 साल का स्टॉक और अगर आप होल्ड करते तो ये स्टॉक आपको एक ज़बरदस्त और मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। वैसे CLS जो फॉरेन ब्रोकिंग फर्म है वो भी काफ़ी बुलिश है और उनके हिसाब से भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह बन रही है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज अपर सर्किट लगा। तो सुबह 9:17 पर 211 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 2 करोड़ 50 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई है। फिर 9:17 पर 208.75 की प्राइस है यहाँ पे करीब 2 करोड़ 50 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली होने, किसी बड़े फंड हाउस ने शेयर खरीदे और दूसरे फंड हाउस ने यहाँ पे अपने शेयर वो बेचे। बहुत भारी मात्रा में ये ब्लॉक डील के माध्यम से डील हुई है। उसके बाद 9:32 पर 211.50 की प्राइस से यहाँ पे 39,53,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और फिर देख सकते हो कि आप यहाँ पे 11:59 पर 216 की प्राइस से 25,12,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 12:06 पर 215.70 की प्राइस से यहाँ पे 12,59,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और उसके बाद 1:44 पर 215.95 की प्राइस से करीब 10 लाख शेयरों की यहाँ पे एक बिकवाली हुई। फिर 2:15 पर 215.40 की प्राइस से 3,66,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 3:14 पर 217.50 की प्राइस से यहाँ पे 3,47,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 3:21 पर 221.65 की प्राइस से यहाँ पे 3,92,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 3:26 पर 222.20 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 4,10,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 3:26 पर उसी समय 220.20 की प्राइस से ही 4 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:26 पर उसी समय 221.70 की प्राइस से 5,77,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। फिर 3:28 पर 221.70 की प्राइस से 10,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो कुछ बड़े फंड हाउस ने आज बिकवाली क्योंकि उनको बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन जम के खरीदारी में बड़े फंड हाउस की तरफ से जो इशारा करके आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है।
तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें आपको निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पढ़ ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।